वर्क एंड एनर्जी। हम कब बोलते हैं वर्क इज डन? व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन। समझ गए? हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो मूव नहीं हुआ, नो वर्क इज डन साइंस के लैंग्वेज में। आपने दीवार में खूब धक्का दिया लेकिन दीवार मूव तो नहीं हुई, नो वर्क इज डन। एनर्जी कंज्यूम हुई, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट चली गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं वर्क इज डन जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी हम बोलेंगे कि वर्क इज डन, अदरवाइज नॉट। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर है। एक चीज और कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ। कोई डायरेक्शन ऑपोजिट और परपेंडिकुलर 45 डिग्री तो नहीं है ना, है ना? उस केस में फिर हम लोग अलग पढ़ेंगे, अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले बेसिक है। तो आपने देखा कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस खत्म। एग्जांपल देखिए, अ पेयर ऑफ बुलक exerts force 140 newton and field is plowed 15 meters, displacement 15 meters. What is work done? Work done का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस लिखते हैं ना, कैपिटल एस। Force is 140 Newton, displacement is 15, 140 into 15, 200, 2100 joules. ठीक है, वर्क डन का यूनिट जूल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फोर्स लगाया आपने 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर्स। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 7, डिस्प्लेसमेंट है 8, 7 8 जा 56, 56 क्या? जूल्स। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सा बारे न्यूमेरिकल किए। बाकी और जो टिपिकल न्यूमेरिकल आपके इन टेक्स्ट बुक वो सब अपन ने सेकेंड वीडियो में बनाया। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। ठीक है, एसआई यूनिट इज जूल। अगर मैं पूछूंगा डिफाइन 1 जूल, तो आप क्या करना? फॉर्मूला लिखना। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स की जगह क्या लिख देना? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख देना? 1 मीटर। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। 1 क्या? जूल। What is 1 joule? If 1 Newton of force is applied on an object and the object gets displaced by 1 meter, the amount of work done is said to be 1 joule. ये आपका डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर भी तो यूनिट है, कोई गलत तो नहीं, लेकिन हमने उस यूनिट को, न्यूटन मीटर को अलग से एक सिंबल दे दिया, जे, जूल्स, इसके लिए फिक्स है। लेकिन कहीं पे अगर ऑप्शन में आ गया कि न्यूटन मीटर इज अ यूनिट ऑफ वर्क, आंसर इज यस, इट इज। लेकिन स्पेशल यूनिट हमारा जूल है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। मतलब वर्क डन कभी नेगेटिव भी आ जाए तो उसको पॉजिटिव ही लिख देना। जैसे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? आप ये थोड़ी बोलते -10 मीटर चल के आया, नहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना? उसी तरह से नेगेटिव आंसर भी आए तो हम लोग इसको पॉजिटिव ही आंसर लिखेंगे फाइनली, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी और डिटेल में समझा दूंगा। ये भी वर्क डन है, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आपने क्या किया? वर्क डन और मोशन कैसा था? लीनियर, है ना, पैरेलल टू द ग्राउंड। लेकिन यहां पर हम लोग कैसा मोशन कर रहे हैं? वर्टिकल, अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, आपने ऊपर उठाया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। इज द वर्क डन?
Yes, work done is force into displacement. What is force? Mass into acceleration. And acceleration is acceleration due to gravity into displacement. Displacement को आप height भी बोल सकते हैं. तो work done against gravity mgh हो गया. अच्छा, अगर ये ग्राउंड पे रखा है और आपने इसको डिस्प्लेस ही नहीं किया, बहुत ताकत लगाई लेकिन ये मूव नहीं हुआ, एनी वर्क इज डन? नो, जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो अगेंस्ट ग्रेविटी में हम लोग हाइट देखेंगे और लीनियर में हम क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट. राइट, ये देख लीजिए, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्योंकि ये हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी mg इनटू h. ठीक है. एक टॉपिक और है, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली. ऑब्लिकली मतलब नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट, आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसा, इजंट इट? तो क्या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है. तो यहां पर एक नया टॉपिक, एक नया फॉर्मूला बनेगा. ध्यान देना, प्रीवियस क्या किया था आपने? प्रीवियस ये किया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, मोशन डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ था, उसका फॉर्मूला अलग है. द फॉर्मूला इज वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है कि फोर्स लगा रहे हैं अलग डायरेक्शन में और मोशन हो रहा है अलग डायरेक्शन में. ये टॉपिक कैंसिल्ड है आपका, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा. उस केस में फॉर्मूला विल बी एफ एस कॉस थीटा. नया चीज है ये. कॉस थीटा क्या है वो आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन जितनी जरूरत यहाँ पर है मैं उतना आपको समझा दूंगा. तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया वर्क डन का? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा. बेसिकली एफ इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एफ इंटू एस कर दो और कॉस थीटा अलग से पढ़ दो. ठीक है. तो एफ एस तो पहले ही पढ़ चुके हो आप, बस इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है. अब देखिए एंगल क्या हो सकता है? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180. एंगल इनमें से कोई भी हो सकता है. कॉस का वैल्यू बता रहा हूं. कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, 90 होता है 0, 180 होता है -1. ये सब क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं. तो अब कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया है, तो हमें वर्क डन क्या चाहिए? वर्क डन होता है एफ एस इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 रखोगे तो आपका फॉर्मूला एफ एस. कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 रखोगे तो एफ एस इंटू √3/2. अगर 1/√2 रखोगे तो सिर्फ कॉस की वैल्यू ही तो मल्टीप्लाई करना है आपको. और नोट आपको ये करना है, कॉस 90 डिग्रीज मतलब फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है 90 डिग्रीज अगर डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, तो कॉस का वैल्यू होता है 0. और आपको मालूम है एफ एस इंटू 0 विल बी 0. 90 डिग्रीज एंगल पर अगर आपने फोर्स और डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट का एंगल के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है, वर्क डन इज 0. और 180 डिग्री समझ रहे? फोर्स आप लगा रहे हैं यहाँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्रीज. उस केस में वर्क डन हो जाएगा -fs. ये सब डिलीटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, देख लो. इसमें दो चीज ज्यादा ध्यान रखना. अगर 0 डिग्रीज है मतलब 0 डिग्रीज मतलब मैं जहां डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, वही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था एफ इंटू एस. ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस. नया हम ये पढ़ रहे हैं कि 90 डिग्रीज पे लगाओगे तो वर्क डन 0 होगा, और अगर 180 डिग्रीज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. अब इसको समराइज करते हैं. अगर वर्क डन पॉजिटिव है, फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया डायरेक्शन उसी मोशन उसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव. अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो वर्क डन इज नेगेटिव. और अगर राइट एंगल पे है
वर्क डन विल बी 0। इज दिस ओके? अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस। अगर नेगेटिव है तो वर्क डन हो जाता माइनस एफ एस। अगर राइट एंगल पे होगा तो वर्क डन विल बी 0। ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब भी मैंने बताया ना कि अगर नेगेटिव होगा तो वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ एस, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर परपेंडिकुलर, देख लीजिए एग्जांपल, आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ और लेके जा रहे हैं आगे, व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्रीज। वर्क डन इज 0। लेकिन अगर मैं ये पूछता आपको कि इसको ग्राउंड लेवल से यहां तक उठाने में कितना वर्क डन हुआ, तो वो वर्क डन हो जाता वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh, तब 0 नहीं होता। ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर उठाया, वर्क डन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मोशन हुआ। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नॉट 0। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उसने ऐसा वजन उठाया हुआ है और आगे चल रहा है, वर्क डन इज 0, क्योंकि 90 डिग्रीज हुआ। ठीक है? ये देखो, सन ने अर्थ को खींचा हुआ है, खींच रहा है, यहां मोशन हो रहा है, यहाँ 90 डिग्रीज, वर्क डन इज 0। राइट? ध्यान रखना ये एग्जांपल्स। चलिए और आगे। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी है, हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, वी हैव एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। कभी कभी याद होता है ना, नो एनर्जी, है ना, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, एनर्जी इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी का यूनिट जूल, सेम वही जो अभी हमने वर्क डन में पढ़ा। ठीक है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देखिए बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी, अगर हीट करते हो तो। न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते यूरेनियम, तो न्यूक्लियर एनर्जी। आपकी कार की बैटरी में केमिकल्स डलते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है, केमिकल एनर्जी। पेट्रोल से हमको एनर्जी मिलती है, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के हम लोग जो यूज करते हैं जनरेटर में, इलेक्ट्रो मोटर में। साउंड एनर्जी, साउंड में भी एनर्जी होती है ना, सोनिक बूम हमने पढ़ा। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशन खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को। कोई चीज मूव होती है तो उसमें एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, अभी हम पढ़ेंगे। किसी चीज की हाइट चेंज हो रही है या शेप चेंज हो रही है तो उसमें एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। केमिस्ट्री में आप आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ेंगे, इतने टाइप के एनर्जी है। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी इज मोशन, इज एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक एनर्जी है, दैट इज, अगर मूव कर रही है तो काइनेटिक है, अगर मूव नहीं कर रही तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा, मूवमेंट में है ना, ये मूव कर रहा है, ये मूवमेंट है। बॉल थ्रो किया, ये रोल हो रही है, इसने हैमर को बीट किया, बर्ड फ्लाइंग, पेंडुलम हो गया, फुटबॉल हो गया, मूवमेंट है तो एनर्जी है। ठीक है? मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है, कार चल रही, साइकिल चल रही है, उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? वर्क डन के फॉर्मूले से। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट s। क्या यहां तक क्लियर है? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ना, और ध्यान रखना हमें as का वैल्यू निकालना है। कहां से निकालेंगे एस का वैल्यू? मोशन के थर्ड फॉर्मूले से। याद है मोशन का थर्ड फॉर्मूला? फ्रॉम थर्ड फॉर्मूला ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। याद है? इस 2 को अपन ट्रांसपोज कर देंगे तो as क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल अपॉन 2। ये as का वैल्यू कहां पुट अप करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो वापस इक्वेशन 1 पहुंचे, वर्क डन इक्वल्स टू मास इनटू as। as की जगह क्या लिख देंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल अपॉन 2। राइट? और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर अपॉन 2। m
v स्क्वायर अपॉन 2 को हम लोग हाफ mv स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और ये जो वर्क डन है किसके कारण हुआ, मोशन के कारण, इस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया हाफ mv स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा डिराइव। ओके, तो आपने देखा कि अभी हमने काइनेटिक एनर्जी देखा, ये फॉर्मूला देखिए काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी और मोशन मास का क्या क्या रिलेशन है, ये दोनों न्यूमरेटर में है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, राइट। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट वाले में स्क्वायर नहीं है, ओनली मास है, लेकिन सेकंड वाले में स्क्वायर है। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, एमसीक्यूज में कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में। देखिए जरा, मैंने बोला कि इफ द मास इज डबल्ड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास डबल काइनेटिक एनर्जी डबल, राइट। अगर मैंने मास को हाफ किया काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास को 3 टाइम्स किया काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने मास को 1/3 किया काइनेटिक एनर्जी 1/3। अब ध्यान से देखना, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अगर वेलोसिटी को मैंने डबल किया काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल का स्क्वायर। देखो यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर अगर 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स स्क्वायर है, 4 टाइम्स। अगर मैंने हाफ किया काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/4 हाफ का स्क्वायर। अगर मैंने 3 टाइम्स किया वेलोसिटी विल बी 3 का स्क्वायर 9। ये डायरेक्टली है ना, ऊपर ऊपर है बेटा, 3 का स्क्वायर 9। और अगर मैंने 1/3 किया काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/9। एमसीक्यूज में आएगा तो डायरेक्ट आंसर मार्क करना, मतलब इतना डिटेल में हमको नहीं करना पड़ेगा। फॉर एमसीक्यूज बोल रहा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने, मास इज 2 वेलोसिटी इज 10, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। हाफ इंटू m इज 2 इंटू v कितना है 10, 10 का स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल, आंसर इज 100 क्या जूल्स। कितना इजी न्यूमेरिकल, मतलब इजी वाले तो बने पहले, बाकी सब तो फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा सब बन जाएंगे। बोलता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू m इज 15 इंटू v स्क्वायर 4 का स्क्वायर। सो दिस इज हाफ इंटू 15 इंटू 16, ये कट जाएगा 8 बार, 15 इंटू 8 120 जूल्स, इजंट इट। न्यूमेरिकल्स क्लियर हैं ये, और क्या। इसके बाद के न्यूमेरिकल हम लोग ने किसमें किया है, इन टेक्स्ट बुक में किया। काइनेटिक एनर्जी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब किसी चीज को मैंने ग्राउंड से उठाकर हाइट पर ले गया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोजीशन मतलब हाइट, हाइट चेंज करने से जो एनर्जी चेंज होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्सो ड्यू टू चेंज इन द शेप। चेंज इन द शेप का मतलब देखिए जरा, ये आपने बो को खींच दिया, खींच दिया तो उसका शेप चेंज हो गया। उसका शेप चेंज हो गया तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। और जैसे ही आप छोड़ोगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म होगी और ये एरो बहुत दूर चला जाएगा। कैटापल्ट में क्या किया आपने, रबर को खींचा, रबर को खींचा, उसका शेप चेंज हुआ, शेप चेंज होने से कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जब छोड़ोगे आप तो स्टोन को फेंकेगा बहुत दूर, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट, वो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे आप। तो दो चीज होती है, देखो स्लिंकी का आपने शेप चेंज किया है ना, तो शेप चेंज होने से या हाइट चेंज होने से, ये आप रोलर कोस्टर में गए, आप सबसे पहले हाइट पे ले जाते, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट होती है, हाइट तक ले जाने के लिए मोटर लगा है एनर्जी, और उसके बाद तो अपने आप आएंगे आप, राइट। डैम में वाटर स्टोर करते हैं तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, हाइट बढ़ने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है।
फिर वो पानी स्पीड से बहता है, फिर काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो पोजीशन और चेंज इन शेप के कारण अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाओगे तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। अगर चेंज इन शेप है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी तो वर्ड है ही, ग्रेविटी के कारण है तो ग्रेविटेशन हो गया, शेप के कारण है तो इलास्टिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। फॉर्मूला बड़ा इजी है, डेरिवेशन भी कुछ नहीं है इसका। वर्क डन से स्टार्ट करेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी किया था। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg इनटू h। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। पहले हमने बनाया था ना, एंड वर्क डन इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसका चेंज करने, हाइट चेंज करने से हुआ, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल बोलता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, मास 1, हाइट 5, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, m is 1, g is 10, h is 5, कितना हो गया 50 जूल्स, दैट्स ऑल। मैंने जानबूझकर इजी न्यूमेरिकल डाले हैं कि ये क्लियर होगा, तो फिर आप वैल्यूज चेंज करें सब बनेगा आपको। ये बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी है 9800, मास है इतना, हाइट पूछ रहा है, जी दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज 9800, m कितना है 200, g कितना है 98, 9.8 को 98/10 लिख दें इनटू हाइट, राइट। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, 98 कितने बार कटेगा 10 बार, 2 कितने बार कटेगा 5 बार, h इक्वल्स टू 5 मीटर। आप ट्रांसपोज करके कर लेना, अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते, जैसा आपको इजी लगे, ठीक है। सिर्फ ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई ही तो करना है। जिस किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। एक बर्ड उड़ रही है, एक बर्ड हाइट पे भी है और मूव भी कर रही है। हाइट पे है मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, मूव कर रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी है। जिसके अंदर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होती है उसको मैकेनिकल कहते हैं। प्लेन एक हाइट पे उड़ रही है, मैकेनिकल, समझ गए ना, बहुत बेसिक सी चीज। फर्स्ट पर्सन ने 100 ब्रिक्स उठाए हैं और सेकंड पर्सन ने 200 ब्रिक्स उठाए हैं। किसका पावर ज्यादा? फर्स्ट वाले का। इसने 2 घंटे में उठाए, इसने 5 घंटे में। तो फर्स्ट पर्सन ने 1 आवर में कितने ब्रिक्स उठाए? 50। सेकंड पर्सन ने 1 आवर में कितने ब्रिक्स उठाए? आप सिर्फ वर्क मत देखना कौन कितना वर्क कर रहा है, आप सिर्फ वर्क मत देखना, आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पावर है वर्क डन अपॉन टाइम। 1 घंटे में इसने 50 उठाया, 1 घंटे में इसने 40, isn't it? Yes. तो पावर, व्हाट इज पावर? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सिर्फ वर्क मत देखना, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा पर यूनिट टाइम। ये आपका फॉर्मूला बन गया पावर का, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर्मूला क्लियर है? अगेन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट, पावर का यूनिट वॉट। वैसे तो वर्क डन का जूल होता है और टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उसका एक स्पेशल यूनिट दिया है, दैट इज, और बड़ा चाहिए किलोवाट, और बड़ा चाहिए मेगावाट। मेगावाट मतलब 10 की पावर 6, किलो मतलब 1000, isn't it? बस एक छोटा यूनिट है वॉट, और बड़ा चाहिए तो किलो, और बड़ा चाहिए तो मेगा। एक और यूनिट है जो बहुत कॉमन है, दैट इज हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, नियरली 750। हम लोग 1 हॉर्स पावर को 0.75 किलो वॉट भी कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। अदरवाइज एमसीक्यूज में याद रखना 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट,
ठीक है। हॉर्स की जो पावर है 746 वॉट की, पहले के समय में तो पावर किसमें, हॉर्स के पावर से नापते थे। तो आज भी हम लोग इंजन के पावर को, ये इंजन जो है चल रहा है, इसका कितना पावर है, 2 मेगावाट। ये जो एक कार है, इसकी जो पावर है 138 हॉर्स पावर, समझ गए। तो हॉर्स पावर 2680 हॉर्स पावर, 138 हॉर्स पावर। आज भी जो मोटर्स वगैरह डिजाइन होते हैं, उनकी पावर को हम लोग हॉर्स पावर में लिखते हैं, कॉमन यूनिट में। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल मतलब इस यूनिट में हम लोग बेचते हैं, एनर्जी बेचते हैं। हम लोग एनर्जी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं ना, तो हम लोग किस में खरीदते हैं, यूनिट। वो कमर्शियल यूनिट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एनर्जी को खरीदते हैं। यूनिट बोलते हैं ना हम जनरली, हम लोग तो बोलते हैं यूनिट, कितने यूनिट बिजली जल गई, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, लेकिन एक्चुअली इट इज किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर इज 1 यूनिट। ठीक है, अभी समझा दूंगा। अदरवाइज SI यूनिट तो जूल है। 1 किलो वॉट आवर क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर क्या होता है, 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट मीन्स 1000 वॉट। एक बल्ब है, एक बड़ा हैलोजन है, हाँ आपको मालूम है शादी में बड़े हैलोजन लगे रहते हैं, 1000 वॉट का बल्ब जला है, ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर 1 आवर। 1000 वॉट एनर्जी यूज कर रहे हैं 1 आवर के लिए, तो 1000 इंटू 1 1000 हो गया। तो 1000 क्या, वॉट आवर, वॉट आवर। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो हो जाएगा। 1 किलो वॉट आवर इज 1000 वॉट यूज्ड फॉर 1 आवर। और डिटेल में बताता हूं मैं। आपको मालूम है बल्ब्स और जो CFLs जो हम लोग यूज करते हैं, सब पावर क्या होता है, वॉटेज में होता है ना, वॉट। ये जो बल्ब है 3rd नंबर पे, ये कौन सा बल्ब है, पुराना वाला, कौन सा, फिलेमेंट वाला, 60 वॉट का बल्ब। और आज जो हम लोग LED यूज करते हैं, इतनी ही रोशनी तो 9 वॉट का बल्ब दे देता है, 9 वॉट का बल्ब। पहले इतनी 60 वॉट का बल्ब यूज करते थे, एनर्जी कितना ज्यादा कंज्यूम होता था। आज LED ने पूरा सब चेंज कर दिया है, इससे ज्यादा अच्छी रोशनी 9 वॉट में मिलती है। ये 0 वॉट का बल्ब बोलते थे, 0 वॉट का बल्ब 10 से 15 वॉट का बल्ब होता था ये। आजकल हम लोग LED में ना 2 वॉट 3 वॉट की अगर लगाते हैं ना, तो वो भी रोशनी ज्यादा लगती है। घर में एक 3 वॉट का बल्ब लगा दीजिए रात को, नाइट बल्ब की जगह पर 3 वॉट का है बस, वो भी एनर्जी आपको रोशनी ज्यादा लगता है कि अरे ज्यादा है, बंद कर दो, नींद नहीं आ रही। तो LED से इतने चेंजेस आए हैं, पावर कंजम्पशन हमारा बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो हर चीज का अलग अलग वॉटेज है। ये फ्रिज मान लीजिए 100 वॉट का है, आयरन देखिए हीटिंग एलिमेंट होती है ना इसमें, 750 वॉट। टेलीविजन 100 वॉट, ज्यादा एनर्जी नहीं यूज करता, सबकी अपने। AC देखो 1500 वॉट। तो पावर कंजम्पशन जो है वॉट में होता है, और हर चीज का पावर कंजम्पशन अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक 100 वॉट, मान लीजिए एक फ्रिज है, अभी तो 5 स्टार रेटिंग वाली आ गई, 3 स्टार रेटिंग वाली, एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। एग्जाम्पल के लिए ये 100 वॉट की एक इंस्ट्रूमेंट है, कितने घंटे जलाऊं कि 1 यूनिट बिजली जले, 10। क्यों, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 1000 ही तो बनाना है। 1000 क्या हो जाएगा, 1000 मतलब 1 और किलो और वॉट तो है ही, और आर तो है ही, वॉट आर हो गया। 1000 बनाना है आपको प्रोडक्ट, तो 100 में 10 मल्टीप्लाई कर दो, 1000 हो गया। बात समझ में आई। ट्यूबलाइट कितने वॉट का होता है, 40, पुराना वाला। LED वाला कितने का होता है, 20 वॉट। आज जो LED ये सामने हम लोग LED यूज कर रहे हैं, कितने वॉट की है, ओनली 20, बिल्कुल उसके बराबर रोशनी देती है कंजम्पशन। एक 20 वॉट की LED कितने घंटे जलाए ताकि 1 यूनिट बिजली जले, इंटू 50, 20 इंटू 50, 1000 बनाना है आपको।
50 घंटे मतलब कंटिन्यूसली 2 दिन, 48 आवर्स, 2 दिन जलाओगे तो सिर्फ 1 यूनिट बिजली जलेगी। आपको एक आइडिया हो गया। मीटर तो सबको मालूम है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, वॉट आवर मीटर। ये असल में किलोवाट आवर मीटर होता है। किलोवाट आवर जो हम बोल रहे हैं ना, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, हम जो इसको बोलते हैं यूनिट, दैट इज किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर मीटर है, ये दिखा रहा है कि कितनी यूनिट बिजली हमने यूज की, राइट। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है, अभी मान लीजिए इसकी रीडिंग है 1235 और लास्ट मंथ थी 935 एग्जाम्पल, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो आप इनटू यूनिट रेट, यूनिट रेट मान लीजिए 8 रुपीज के हिसाब से एग्जाम्पल के लिए, तो 2400 का बिल बन गया। बेसिक प्लस टैक्सेस मिलाकर हो जाएगा ये 4-5 हजार, डबल के करीब हो जाता है, बहुत सारे टैक्सेस जुड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बिल पे करते हैं। कमर्शियल यूनिट पढ़ रहे थे हम लोग, तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला, पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसी फॉर्मूले में देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। वर्क डन मींस एनर्जी कंजम्पशन। हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया है, 60 वॉट, और टाइम कितना है 50 आवर्स। 60 वॉट 50 आवर्स, ठीक है। तो 2 जीरो तो ये हो गया 60, 6 5 30, 3000 वॉट आवर। वॉट आवर आप 1000 से डिवाइड कर देना तो किलो लग जाएगा, है ना। 3 जीरो कट गए, कितना बचा, 3 किलोवाट आवर, दैट इज 3 यूनिट। आंसर इज 3 यूनिट एनर्जी कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। एग्जाम्पल के लिए आपने मोटरसाइकिल में डाला पेट्रोल, कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, राइट। हॉर्न बजाया, साउंड एनर्जी। बल्ब जलाया, लाइट एनर्जी। इंजन गर्म हुआ, गर्म होता है साइलेंसर, हीट एनर्जी। और कुछ, गाड़ी आगे बढ़ी, काइनेटिक और प्लस हाइट भी है तो मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इतने सारे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा फिर 40-50 किलोमीटर चलने के बाद पेट्रोल खत्म, तो मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड। नो, अगर मैं साउंड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी इन सबको ऐड करूंगा तो वापस केमिकल एनर्जी के इक्वल हो गया। ये क्या हुआ, इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, राइट। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में रोलर कोस्टर को ऊपर लेके गए, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जब नीचे आते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक में। डैम में ये रिवर का लेवल है, डैम में इतनी ऊंची दीवार बनाते हैं ताकि वाटर का लेवल बढ़ जाए। वाटर का लेवल बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर उसको हम लोग इतने हाइट से गिराएंगे पानी को, तो वो हाइट से गिरने के कारण उसमें बहुत एनर्जी रहेगी। अब वो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा, जिससे फिर हम टरबाइन घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, बताऊंगा आगे। अगर एक फ्रूट ग्राउंड पे रखा है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन एक हाइट पर है तो उसमें एनर्जी है, कौन सी, पोटेंशियल। इसका शेप चेंज कर दिया आपने, खूब ताकत लगाया कि नहीं, मस्कुलर एनर्जी, आपके मसल की एनर्जी आपने किसमें कन्वर्ट कर दी, मस्कुलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर दी, पोटेंशियल एनर्जी में। वो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, और जैसे ही आप बो को छोड़ोगे तो वो एरो को खूब दूर फेंक देगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये
एरो जाएगा ना, खूब दूर मूव करेगा। सेम विद दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपना फॉर्म चेंज कर ले रही है। क्या आपको समझ में आया? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे पहले हम एक डैम बनाते हैं, बहुत ऊंची कंक्रीट की दीवार, इतनी मोटी, नीचे बहुत ज्यादा वाटर का प्रेशर रहता, सबसे मोटा नीचे रहता। वाटर लेवल क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वाटर लेवल बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर हम लोग उस पोटेंशियल एनर्जी से, उस एनर्जी से वाटर को छोड़ेंगे, बहुत स्पीड से जाएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी से जा रही है और ये क्या कर रही है? ये टरबाइन को रोटेट कर रही है, रोटेट कर देगी, खूब तेज घुमाएगी। क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी। ये जो मैकेनिकल एनर्जी हुई, टरबाइन जो घूम रहा है, टरबाइन इज कनेक्टेड टू जनरेटर। और जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो जनरेटर में अगर मूवमेंट होगा, रोटेशन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई। देखा आपने ट्रांसफॉर्मेशन। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं? देखिए थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कोल बर्न कर रहे हैं। क्या बर्न कर रहे हैं? कोल है ना, या फिर आप डीजल ऑयल और हैवी इंजन ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? जनरली हम लोग कोल बर्न करते हैं। कोल बर्न करके क्या करते हैं? वाटर को हीट करते हैं। बॉयलर है, वाटर को हीट कर रहे हैं। वाटर को हीट करने से क्या होगा? स्टीम जनरेट होगा। स्टीम को कहां पास कर देंगे? टरबाइंस। टरबाइंस खूब तेज घूमने लगेंगे। टरबाइंस आर कनेक्टेड टू जनरेटर। ये तो है ही रहेगा, सब में रहेगा जनरेटर, जनरेटर के पहले टरबाइन, और जनरेटर में मोशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। कोल को बंद करेंगे, है ना, केमिकल एनर्जी। कोल को बंद किया, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में वाटर को हमने बॉईल किया तो स्टीम बन गया, स्टीम ने टरबाइन को घुमाया, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जब जनरेटर में करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आप? केमिकल टू हीट, हीट टू काइनेटिक, काइनेटिक टू मैकेनिकल, एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्किंग समझ में आई? सेम ऐसे ही है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर और थर्मल पावर स्टेशन में सिर्फ एक ही फर्क है। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या जलाते थे? कोल। यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं? यूरेनियम फ्यूल। यूरेनियम, यूरेनियम को हमने रिएक्ट किया, है ना, एक केमिकल रिएक्शन है, 10th में डिटेल में पढ़ाएंगे। उससे क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट। ठीक है, सिर्फ हीट के लिए। थर्मल पावर में क्या जला रहे थे हम लोग? कोल। यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूल, यूरेनियम। उससे क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट। हीट से क्या करेंगे? वाटर बॉईल करेंगे। आगे का प्रोसेस सब सेम है। हीट से क्या करेंगे? वाटर को बॉईल करेंगे। वाटर बॉईल होगा तो क्या बनेगा? स्टीम। स्टीम को कहां पास कर देंगे? टरबाइन। टरबाइन किसको रोटेट करेगा? जनरेटर को। और जनरेटर को रोटेट करेगा तो इससे बन जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग भी बता दिया। इलेक्ट्रिक मोटर तो आप सबको पता है, एक फैन की मोटर है। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी करेगा। आयरन आप सबको पता है, घर में हम लोग क्लोथ्स को आयरन करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे कपड़े ब्रेक हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब याद है, फिलामेंट वाला? जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट के कारण फिर लाइट प्रोड्यूस होगी। रेडियो आप सबको मालूम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वहां पे अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वाइब्रेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टीम एनर्जी में क्या करते हैं? स्टीम इंजन में मालूम है, कोल को जलाते हैं। कोल को जलाने से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट से क्या करते हैं? स्टीम इंजन पढ़ रहे हैं तो कोल से आपने
हीट प्रोड्यूस किया, हीट से क्या किया आपने, वाटर को बॉईल किया, वाटर को बॉईल किया, स्टीम प्रोड्यूस हुई, स्टीम ने फिर वाटर को बॉईल किया तो स्टीम में प्रेशर है, प्रेशर से उसने इंजन को मूव कर दिया, हीट स्टीम इंजन, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, इंजन चलने लगा। इसका पूरा एक सिस्टम होता है, अभी तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं मैं। कार इंजन हमने जाना डाला उसमें पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर जो इंजन है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, हीट से फिर प्रेशर प्रोड्यूस हुआ जिसने मैकेनिकल मोशन किया। सेल, सेल में आप क्या डालते हैं, केमिकल्स, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और फिर जब आप बल्ब जलाते हैं तो जल जाता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैस स्टोव में क्या करते हैं, एलपीजी केमिकल एनर्जी है, उसको हम इग्नाइट करते हैं, हीट एनर्जी कन्वर्ट करता है। सोलर वाटर हीटर में क्या करते हैं, सन रेज से डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस होती है ना, सोलर सेल में सन रेज से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड नेक्स्ट व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इतनी देर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होता है, दैट मीन्स द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, देखिए एग्जांपल, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है और ये ग्राउंड लेवल है। मैक्सिमम हाइट है, बॉल इज एट पॉइंट ए, समझ लीजिए इसमें टोटल एनर्जी 20 है और ये बॉल रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल 20, 20 प्लस 0 20, ठीक है। हाफ डिस्टेंस फॉल हो गई, हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस में एनर्जी कंजर्व सेम रहेगा, 20 एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाती, हाफ डिस्टेंस में उसकी हाइट हाफ हो गई, हाइट हाफ हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गई, तो बाकी की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। नेक्स्ट लेवल में ए से बी आया तो 20 से 15 हो गया तो बाकी का 5 पोटेंशियल ने गेन किया, सम विल बी 20 ओनली, और नीचे आया पोटेंशियल बची 10 तो काइनेटिक 10, 10 प्लस 10 20, और नीचे आया डी पॉइंट पर हाइट और कम हो गई, 1/4 हो गई, उसकी पोटेंशियल नहीं बनी, बची कितनी 5, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई, उसकी स्पीड बढ़ रही ना, फॉल होने से स्पीड बढ़ रही है, उसका काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही 15, टोटल विल बी 20 ओनली। और जैसे ही वो हिट करेगा ग्राउंड पे, हाइट 0, हाइट 0 तो पोटेंशियल 0, पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई 20, द सम विल रिमेन सेम। आपने देखा सभी केसेस में द टोटल, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन में, ये एग्जांपल लिख देना, सबसे बढ़िया ऊपर सपोर्ट कर देना कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ये एग्जांपल लिख सकते हैं आप, सम टोटल ऑलवेज रिमेन्स सेम। अगर एक पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरने से पोटेंशियल एनर्जी अगर एनर्जी लूज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही, द सम टोटल रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है।